गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड, कक्षा 8, विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, अध्याय 4, लड़के और लड़कियां लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी एक अस्मिता है। अस्मिता का अर्थ ये होता है पहचान, कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति होता है तो वह अपने जीवन में अलग अलग पहचान के रूप में जीता है। एक भाई बनकर, एक पति बनकर और भी अपने प्रोफेशन के रूप में उसकी पहचान होती है। जैसे कोई शिक्षक हो, संगीतकार हो, इस प्रकार वो अपनी अस्मिता यानी कि पहचान के रूप में वो जीता है। उसका एक अस्तित्व होता है कि हम इस संसार में आ तो गए हैं, लेकिन अपना अस्तित्व क्या है, अपनी अस्मिता क्या है, अपनी एक पहचान क्या है, उस पहचान के साथ हम बड़े भी होते हैं। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह एक सी होती है क्या। तो इस प्रकार देखते हैं कि भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती हैं, और सभी समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है। और इस प्रकार जब वो बड़े होते थे, स्त्री और पुरुष के बीच में काम के क्षेत्र में कैसे असमानताएं उनके बीच में उभरती है। तो देखते हैं कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। 1920, अब सबसे पहले देखते हैं एक उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण है कि 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चे का बड़ा होना, किस प्रकार वो अपनी पहचान बनाता है, किस प्रकार वो आगे बढ़ता है, किस प्रकार अपने समाज में रहते हुए वो कार्य करता है। तो 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चे किस प्रकार बड़े होते हैं, क्या कार्य करते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है प्रशांत महासागर। आपने देखा कि संसार के चारों तरफ प्रशांत महासागर ही फैला हुआ है, और महासागर 4 हैं, मुख्यतः 4 हैं। महासागर कितने हैं? 4, ठीक है। अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें सामोआ द्वीप के जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे। तो वो क्या क्या कार्य करते थे, किस प्रकार, किन से वो क्या चीज़ सीखते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्क 18 वर्ष की उम्र, वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। जैसे हम सभी समाज में रहते हैं और सबसे पहले बच्चा परिवार में होता है, बच्चा परिवार में ही बड़ों से चीज़ें सीखता है। बच्चे उन बातों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना या घर का काम कैसे करना आदि। अब उनका जो सामोआ द्वीप के जो बच्चे थे, उनका जो मुख्य कार्य क्या था कि द्वीपों पर मछली पकड़ना ही उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए ये बच्चे किशोर बच्चों के साथ दूर तक यात्राओं पर भी वो चले जाते थे। लेकिन ये बातें भी अपने बचपन के अलग अलग समय पर ही सीख जाते थे। वो बचपन से ही जहाँ उनको जैसी चीज़ दिखाई देती वो वैसे ही वो बातें सीख जाते थे। अब देखिए कि अपन एक उदाहरण और लेते हैं कि 1960 के दशक में
मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा भी होना। अब ये मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश एक स्टेट है, और मध्य प्रदेश के बारे में आप अभी हाल ही दिनों में आपने कई चीज़ें सुनी भी है, देखी भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। राजधानी कौन सी है? राजधानी भोपाल है। और अभी सावन का महीना चल ही रहा है, तो आपको पता भी है कि यहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर भी है, और इसी मंदिर से शायद आपने अखबार की सुर्खियों में भी पढ़ा होगा कि एक एनकाउंटर भी हुआ था विकास दुबे का, जो भी आपने शायद आप टीवी में समाचार अक्सर सुनते रहते हैं, अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं। खेल के साथ साथ ये चीज़ें भी करना ज़रूरी होता है, जो कि आपको आगे जाके आपके लिए जीके का एक भंडार बन जाता है। तो मध्य प्रदेश में 1960 के दशक में पुरुष के रूप में एक बच्चा किस प्रकार बड़ा होता है, किस प्रकार वो कार्य करता है, वो देखते हैं। ये आलेख यानी लिखी अखबार में छपा हुआ एक लेख। 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के बारे में वो लिखा गया कि छोटे शहरों में किस प्रकार बच्चे अपना कार्य करते हैं, किस प्रकार उनकी स्कूलें होती हैं, वो देखते हैं। कि कक्षा 6 में अब देखते हैं कि कक्षा 6 में आने के बाद लड़के व लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो ये चीज़ समझते भी नहीं। एक कैसे जैसे कह सकते हैं किडन गार्डन स्कूल किस प्रकार होते हैं, उसमें बच्चे छोटे बच्चे एक साथ खेलते कूदते और स्कूल जाते, पास में बैठते पढ़ते रहते हैं, एक फूलों की तरह मुस्कुराते हुए। अब वो ज्यों ज्यों धीरे बड़े होते रहते हैं तो उनमें कुछ समझ आती रहती है। तो इसमें देखिए कक्षा 6 में आने के बाद लड़के व लड़कियां अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। अब उसमें क्या होता था कि लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। अब वो लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से अलग ढंग से क्यों बनाए जाते थे, वो देखते हैं कि लड़कियों के स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। क्या होता था? आंगन, जो कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होता था। स्कूल की सुरक्षा, स्कूल की 4 दीवारी की सुरक्षा के अंदर ही वो खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का एक मैदान, एक बड़ा सा खुला स्थान जो कि स्कूल में लगा हुआ होता था, और वो वहीं वो खेल खेलते थे। अब इसमें यूँ तो बहुत सारी बातें हैं कि लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों में जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी, और ये बात लड़कों से बिल्कुल अलग होती थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूँ खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए ये लड़के लोग कर्तव्यों को आजमाते भी थे। और इसके विपरीत लड़कियों के लिए, लड़कियां जब भी किसी गली से जाती थी तो वो समूह के रूप में स्कूल जाएं या स्कूल से छुट्टी होने के बाद जाएं, तो वो ज़्यादातर समूह में जाती थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि 2 उदाहरण देखे। एक तो प्रशांत महासागर में सामोआ द्वीप में बच्चे किस प्रकार के थे, वो कैसे बड़े होते हैं, किस प्रकार वो बड़ों से सीखते हैं, वयस्कों से सीखते हैं। और फिर दूसरी तरफ देखा कि लड़के और लड़कियों के बीच में जो स्कूलों में जो अंतर था वो किस प्रकार था। जब लड़कियां स्कूल से बाहर आती है, घर जाती है, तो वो किस प्रकार थी, और लड़कियों की स्कूल कैसे होते थे,
कि उनके स्कूल के बीच में आंगन होता था जो कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था और स्कूल की चार दीवारी की सुरक्षा के अंदर ही वो खेलती थी। और ये लड़कियों के ऊपर कोई पाबंद नहीं था, उनके स्कूल में कोई आंगन भी नहीं था। अब देखिए आगे, कि लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उसे खेलने का एक मैदान था जो खुले स्थान में आराम से स्वच्छंद रूप से वो खेल सकते थे। अब देखो, बड़े होने के भी कई तरीके होते हैं। अब बड़े होने के भी कई तरीके होते हैं, तो उसमें आप देखिए कि वो किस प्रकार बड़े होते हैं और किस प्रकार वो चीज़ों को समझते हैं। अब जैसे अब ये मान लें कि हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं, अपने अनुभवों के द्वारा, कि हाँ हम जैसे बड़े हुए वो भी बड़े हुए होंगे। लेकिन यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो लगता है कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बिल्कुल भिन्न था, भिन्न यानी अलग था, बिल्कुल अलग था। तो इसमें लगता है कि बड़े होने के लिए भी हमें कई प्रकार के तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। अब देखिए, समाज में लड़के और लड़कियों में अंतर। अब वो लड़के और लड़कियों में अंतर इस प्रकार का था कि ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। अब जैसे उन्हें खेलने के लिए भिन्न प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं। अब वो कैसे, कि लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। अब वो इस प्रकार खेलने के लिए गुड़िया दी जाती हैं, दोनों ही खिलौने ही हैं, लेकिन खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? अब ये कार इस प्रकार गुड़िया और कारें क्यों दी जाती है, इसका भी अंतर है कि खिलौने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी सी एक सोच की बात है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा, पहले से यहाँ तय कर लेते हैं। और कई बार देखते हैं कि लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं, बिल्कुल कि लड़कियाँ तो घर का काम ही करेगी, चूल्हा चौका ही करेगी। और लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए ये भी बताया जाता। और ये चीज़ लड़कों के ऊपर लागू नहीं होता। लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब झाड़ते हुए। अब यहाँ पर भी ये और लड़कों को रोक टोक नहीं करते हैं। ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं भी होगी। खिलौनों के माध्यम से, बातों के माध्यम से ये प्राय हमें जेंडर लैंगिक के बारे में पता चल जाता है। ये अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव अध्ययन के विषयों और व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है कि ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हो सकते हैं। अधिकांश समाजों में पुरुषों व स्त्रियों के काम के महत्व को सम्मान नहीं समझा जाता है। अब इसमें स्त्री और पुरुषों की भूमिका, उनके काम के महत्व को भी समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। अब देखते हैं उनके द्वारा किए हुए कामों को भी समझते हैं। अब इसमें है घरेलू काम का मूल्य। अब घरेलू काम का जो मूल्य है वो अपन देखते हैं
कि सारी दुनिया में, अब घरेलू काम बहुत सारे होते हैं, आज भी अपन देखते हैं कि सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है। कि जितने भी जो कार्य किए जाते हैं, अब घरेलू काम का जो मूल्य है उसमें हम जानते हैं कि छोटे से छोटा भी काम वो होता है, तो उसमें ये मानते हैं कि सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है। किन की होती है? स्त्रियों की होती है। अब इसमें देखा गया है कि देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का, फिर भी जैसा हमने देखा घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं। इसमें यहाँ बताया गया है कि स्वाभाविक कार्य भी है। घरेलू काम क्या है? स्वाभाविक कार्य, स्वाभाविक कार्य हैं और इसलिए उनके लिए रुपए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देते हैं। तो यहाँ देखा गया कि देखभाल संबंधी कार्य, हर छोटा मोटा कार्य, जैसे परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों का, और उसमें छोटे बच्चों का, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों और बाहर से आने वाले मेहमानों इत्यादि, तो पुरुष और समाज ये मानता है कि ये तो स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य है, ये तो इनको करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, घर के अंदर के कार्यों को महत्वपूर्ण समाज नहीं मानता, लोग नहीं मानते और नहीं समझा जाता, इसलिए उनके लिए रुपए पैसे देने की कोई भी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इस प्रकार स्त्री भी अगर कह सकते हैं कि एक दिन आप भी यहाँ रुककर कार्य कीजिए, किस प्रकार है, हम भी आज हड़ताल रखेंगे, तो पता चलता है कि घर का कार्य, बच्चों के स्कूल, टिफिन या दूसरे जितने भी जो भी कार्य हैं वो किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार कार्य किया जाता है। एक कार्य करेंगे तो दूसरा कार्य छूट जाएगा, दूसरा कार्य करेंगे तो तीसरा कार्य छूट जाएगा और समय पे कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामोआ द्वीप और मध्य प्रदेश में जो भिन्नता पाई गई, उसमें देखा गया कि बच्चे किस प्रकार बड़े होते हैं, समूह में कैसे रहते हैं, कैसे जाते हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश में देखा कि उनके स्कूलें किस प्रकार की थी। लड़कियों की स्कूलें, स्कूल के बीच में एक आंगन था जिसमें वो सुरक्षित रह सके। लड़कों के स्कूल में ऐसा नहीं था। लड़के स्कूल से जाते वक्त स्वच्छंद रूप से घर चले जाते, जबकि लड़कियां समूह में जाती थी और किसी सीधी गली से निकल जाती थी। और लड़के लोग खाली समय बिताने के लिए कहीं दौड़ भाग करते थे, कोई साइकिलें चलाते, पार्क में चले जाते, वो इस प्रकार हो जाता था। और उसके बाद लड़के, समाज में भी ये अंतर देखा गया। लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, लड़कों को पढ़ने के लिए स्वच्छंद छोड़ दिया जाता है, जबकि आज का अनुपात देखा जाए तो लड़कियां घर से बाहर निकलकर आज बहुत ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच रही है, पढ़ रही है। लड़कों के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब आपको देखिए, ये प्रश्न आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, पढ़ना है और इन प्रश्नों को उत्तर ढंग से देने हैं, जिससे कि आप, सबसे बड़ी बात, एक राइटिंग अच्छी लिखें, साफ सुथरी लिखें, प्रश्न लिखें, प्रश्न का उत्तर ढंग से लिखें और लिखने के बाद लाइन खींचें। और जो आपकी कॉपी में एक लाल लाइन खींची हुई खड़ी, जिसे हाशिया कहते हैं, हाशिए
के अंदर प्रश्न और संख्या लगाएं और हाशिए की इस तरफ जो ब्लू लाइन होती है उस पर प्रश्न लिखें, डेट जरूर लगाएं, पाठ का नाम लिखें। धन्यवाद। थैंक यू।